अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में दो अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो इस अगस्त के महीने में आवाम के घरों में इतने बड़े बड़े बिल्स आ गए हैं कि सब परेशान है। ये ट्रेंड्स आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लोग अपने घरों में परेशान हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हो रहा है। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये सब IMF के प्रेशर की वजह से हो रहा है। जो डील रिसेंटली पाकिस्तान ने IMF से की है, रिसेंटली टैरिफ में 96 पैसे इजाफा किया गया था और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की जानिब से पाकिस्तान के लिए जो कलील मुद्दती प्रोग्राम था उसकी मंजूरी के बाद ही ये शर्त रखी गई थी, लेकिन अभी अनबेरेबल हो गया है आवाम के लिए। निगरान सेटअप के ऊपर सारा प्रेशर आ रहा है, इसको कैसे हैंडल करेंगे। और जो महंगाई है वो भी 25.34% पे रिकॉर्ड की गई है, जो वीकली और मंथली बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और प्रोग्राम के आखिर में डिस्कस करेंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने G20 ममालिक को ख़त लिखा है। उन्होंने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में जो भारत की बढ़ते हुए मजालिम है वहाँ पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा और सहाफ़ियों को जेलों में डाला हुआ है। इन इंसानी खिलाफ वर्जियों के हवाले से ममालिक क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, इस ख़त का कितना असर होगा, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मलिक बोस्तान साहब मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। फरहान बुखारी साहब मुझे ज्वाइन करें और सैयद मोहम्मद अली साहब डिफेंस एनालिस्ट प्रोग्राम के आखिर में मुझे ज्वाइन करेंगे। फरहान बुखारी साहब, ये क्या हो रहा है, ये इतना ज़्यादा क्या ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? लोग तो सड़कों पे निकल आए हैं, कैसे मैनेज करेंगे? जी शुक्रिया। लोगों के सड़कों पे निकलने का तो बहरहाल खदशा तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि कब तक निकलेंगे। अब ये जो बिल्स के नतीजे में, इतने बड़े बड़े बिल्स के नतीजे में जो सूरत हाल हुई है, तो उस पर लोग गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान के कई इलाकों से इतलात यही हैं। और देखिए, हम हमेशा बात की शुरू करते हैं, जैसे आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि जी तो IMF ने हमारे से करवाया है। IMF से हमने नहीं करवाया, हमारे अपने जो साल साल के करतूत हैं ये उसके नतायज हैं। हमने एक निज़ाम को वक्त के साथ साथ खुद बिगाड़ा है और इतना बिगाड़ दिया है कि अब वो हमारे से चलता नहीं। और उसमें जो इस्लाहात करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जिन इस्लाहात की ज़रूरत है वो हम अभी तक कर नहीं रहे। जो शराइत IMF से रखी गई हैं वो आखिर हमारी हुकूमत ने तस्लीम की। और साबका हुकूमत जाते जाते हुए ये भी इसाक डार साहब का एक तोहफा है जो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को देके चले गए हैं। और लेकिन ये है कि जो और कई उनकी कोताहियाँ थी उनके नतीजे में भी मईशत की आउटलुक या मईशत की सूरत हाल या मईशत के खदोखाल वो खराब है। इस वक्त तो ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत के जितने सरकारी खर्च हैं, ख़ास तौर पे तरक्की के नाम पे अरबों रुपए की एलोकेशन हैं। लैपटॉप्स के लिए अरबों रुपए की एक खतीर रकम है, बल्कि 265 अरब रुपए की अनाउंसमेंट हुई थी लाहौर से बहावल नगर तक मोटरवे की। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए मौजूदा हालात में। इस वक्त तो इस किस्म के खर्चों को बिल्कुल फ्रीज करके और पाकिस्तान के जो हुकूक व अफलास के मामलात हैं और जो तवानाई के मामलात हैं, ये दोनों शोबे इस वक्त बहुत बड़ा इस पे सवालिया निशान है कि ये दो शोबों को एड्रेस करने की और यहाँ पे मामलात ठीक करने की ज़रूरत है। बाकी इधर उधर खर्च अखराजात तरक्की के नाम पे जहाँ पे बहुत कुछ पैसा ज़ाया भी होता है और भी वहाँ पे तनाज़ों के बारे में जिक्र हुआ है, माजी में बार बार हुआ है, वो तो बिल्कुल फ्रीज कर देना चाहिए। ये पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता इस किस्म की शाह खर्चियाँ। और ठीक है फरहान साहब, सरकारी आप काइंडली मेरे अखराजात साथ रुकिएगा। मलिक बोस्तान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, 200 यूनिट माहवार इस्तेमाल करने वालों के लिए पहले 100 यूनिट टैरिफ 10 रुपये इजाफा किया गया, फिर 100 यूनिट के ऊपर 7 रुपये मजीद इजाफा किया, फिर 200 यूनिट से कम वालों के लिए एक और रेट मुकर्रर किया गया और 22.95 रुपये जो रिसेंटली हैं उसका भी इजाफा किया गया। तो ये वो फिगर्स हैं जो हमने चंद दिनों में बदलते हुए देखे हैं। अब निगरान वज़ीर आज़म ने कल एक हंगामी इजलास बुलाया, लेकिन हंगामी इजलास से क्या होगा? पैसे तो फिर भी इन्होंने जमा करनी है। देखो, इस वक्त आम आदमी का बिल 3 गुना बढ़ चुका है। अब उनकी तनख्वाहें बेचारों की 25 से 30 हज़ार है उनके पास। और दो ही ऑप्शन है, या खुदकशी करें या फिर बिल भरें या फिर भूखे मरे। तीनों में से एक उनको चुनना पड़ता है और ज्यादातर तो भूखे मरे, एक वक्त की रोटी खाने को मोहताज हो गए हैं। बिल भरते हैं तो इलाज नहीं कर सकते, इतना बिल बढ़ के आ रहा है। और ये मैं समझता हूँ IPP के साथ हमारे माहे उनका किया धरा है, इसको हमें रिवाइज करने की जरूरत है। ये बहुत
पाकिस्तान का नासूर बन चुके हैं। इसको इस वक़्त 22-20 हज़ार मेगावाट वो बिजली पैदा कर रहे हैं, आप चलाएँ ना चलाएँ। और 25,000 मेगावाट पाकिस्तान के निजी शोबे पे, 45,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है पाकिस्तान में, लेकिन उसमें सिर्फ़ 22,000 आप तरसील कर सकते हैं। तो बाकी बिजली तो आपकी ज़ाया हो रही है। और जितनी भी इनकी बिजली आपने वायदे ऐसे किए हैं कि आप चलाएँ ना चलाएँ, लें ना लें, इनको आपने पैसे देने देने हैं। तो ये 2000 जो अगर ऐसे ही करते हैं और जो आईएमएफ का दबाव है कि इसको आप खत्म करें, तो हम्म। उसका सारा बोझ उन्होंने अवाम पे डाल दिया। और जैसे आपने बताया सारे लेकिन जो है बोस्तान स्केल साहब कह चेंज तो कर रहे हैं दी। कि और तवानाई के मजीद मंसूबे ईरान के साथ करेंगे, जो मुलाकातें हुई हैं उनसे आपको क्या उम्मीद है? देखो बड़ा अच्छा, हमारा तो ऑलरेडी उनका एनर्जी का मंसूबा था, बहुत बड़ा मंसूबा था गैस का और इसका बिजली का। और हुकूमत को चाहिए उसको तरजीह बुनियादों पे उनसे सस्ती बिजली लें, हमारे लिए नज़दीक भी है और सस्ता हम्म। भी है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो आईपीपीज़ है, उसको कहाँ ले जाएंगे? उनको तो आपने पैसे देने देने 20,000 मेगावाट वो जो किराया आपने देने ही देना है, उनसे तो भाई वो भी डॉलरों में देना है। हम्म। जो जो डॉलर महंगा होता है, इस तरह बिजली का बिल भी वो फिर आप सारा पैसे तो वो ले जाते हैं। तो इसको मैं कहता हूँ हुकूमत को जो है किसी को भी करके किसी तरह भी उनको मैदे में रिवाइज करके हम उसको अगर कम कर लें, हम्म। जो कि 16 सेंट है, बहुत ज्यादा है। जो का डॉलर का रेट बढ़ेगा तो आपको ये रेट बढ़ते रहेगा। अभी आपने 700 यूनिट ऊपर करें तो 65 रुपए फी यूनिट बढ़ जाएगा। तो कैसे लोग जिएंगे? और क्या ये बहुत बड़े पाकिस्तान की मैशत को और पाकिस्तान की घरेलू जिंदगी को तबाह करके रख देगा। और मैं समझता हूँ इसमें कोई, इस वक्त आपने देखा सुना है बाकी जगह जगह बैनर लग गए हैं कि बिजली का बिल अदा नहीं करें। अभी सदर में 2-3 जगह में वाकई भी हुए हैं, बिजली का जब मतलब बिजली काटने आए तो उनको काफी हंगामा पैदा हुआ, उनकी मार कुटाई भी की। तो हम्म। ये आस्ते आस्ते 3-4 जगह हो चुका है। और ऐसा ना पूरे मुल्क में फैल जाए, लोग बिजली के बिल ना दें, गैस के बिल ना दें, और उसके आखिर में जब पैसे नहीं होंगे तो फिर वो जाहिर है वो सड़कों पे आ जाएंगे। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। हम्म। तभी से हमें कुछ ना कुछ कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम की, जो गरीब अवाम, उसकी दाद रसी करनी है। वरना अगले जो अंधेरे ही अंधेरे, हमें तो कोई किसी रोशनी नहीं आ रही ठीक है, हुकूमत फरहान को जो है। बुखारी साहब, मेपको ने कहा है कि 26 अगस्त को एक इलाके का नाम लेकर उन्होंने कहा है कि शहरियों की जानिब से बिजली के बिल में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का इम्कान है, लिहाजा तमाम जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनको कहा गया है कि वो अपनी 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 अपने जो उनकी बिलोंगिंग्स हैं उनका ख्याल खुद रखें, और दफातर के बाहर पुलिस भी तैनात की जाए। मतलब इतनी क्रूशल सिचुएशन हो गई है कि जो मुतल्लिका इदारे हैं बिजली फराम करने वाले, वो परेशान होकर बैठ गए हैं। तो गवर्नमेंट इमीडिएटली क्या कर सकती है? इमीडिएटली क्या है इसका हल? देखिए ना, बात यह है कि ये बहुत बड़ा बहरान है, बहुत बड़ी कौमी इमरजेंसी है। साबका हुकूमत जो ये हमें IMF का मायदा तोहफे में दे के गई है, इसाक डार साहब वजीर खजाना थे, हम्म। वो उस हुकूमत की अपने हालात तो ये थे कि वो रात को 8 बजे बदतरीन लोड शेडिंग या बढ़ती हुई लोड शेडिंग के बावजूद 8 बजे तक तो मुल्क में मार्केट्स भी नहीं बंद करवा सके कि वो सियासी तौर पे शायद उनको मुश्किल लगता था। अब ये इस तरह तो पाकिस्तान की गाड़ी नहीं चल सकती है। अगर इमरजेंसी है तो फिर इमरजेंसी है। अगर आपने एनर्जी को कंजर्व करना है, यानी बिजली बचानी है और बचा के लोगों की ज़रूरियात, ख़ास तौर पे हाइडल, ये जो पानी से जो बिजली बनती है, उस पर ज़्यादा इंहिसार करना है तो फिर करना है। उसके लिए आपको जंगी बुनियादों पे बहुत मुश्किल फैसले करने होंगे। ना सिर्फ ये कि फैसले करने होंगे, करने तो बड़े आसान है, लेकिन बदकिस्मती ठीक है जी। फरहान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मलिक बोस्तान साहब, इससे कबल भी जो बिजली के इजाफों के हवाले से अवामी एहतजाज था, उसमें भी के इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने भी कहा, अपने मुलाजमीन से कहा था कि वो गाड़ियों से सरकारी नंबर प्लेट्स ही उतार दें, ये ना हो कि आवाम गुस्से में होकर उनकी गाड़ियों के तोड़ फोड़ शुरू कर दे। तो ये तो खुदा न तो खासा ये बड़ी बुरी खबर है। बहुत ही बुरी खबरें हैं। देखो इस वक्त वापडा के 2 लाख मुलाजमीन को हर साल 40 करोड़ यूनिट बिजली फ्री दी जाती है, जो कि हम्म। 520 अरब रुपया बनता है। हम्म। और जो लोग सीना जोरी से बिजली चोरी करें उनको तो कोई कहता नहीं है। बन्नू का जो इस वक्त डेटा है, मैं देख रहा हूँ कि 380 अरब की बिजली चोरी हुई है बन्नू से सिर्फ। केपीकी में तो लोग बहुत से इलाका गैर में तो खास तौर पर वहाँ ग्रिड स्टेशन ही नहीं है। अगर कोई ग्रिड स्टेशन लगाने आता है जो अमला था, उसको फौरन ही गोली मार देते, उन्होंने इनाम रखा हुआ है। अगर कोई एसडीओ आएगा तो फिर इतना इनाम, तो वो आवाम उनको वो घुसने नहीं देती उस इलाके में। बिजली उनकी लेकिन बड़े बोस्तान साहब, ये धड़ल्ले से मुझे ज़रा चोरी कर शॉर्टली रहे हैं, बताइएगा, फिर उसका मैंने सारा ब्रेक की बोझ तरफ जाना है। आवाम के ऊपर मुझे आ रहा है। बताइए, वज़ीर आज़म कल क्या ऐलान कर सकते हैं? हंगामी इजलास में क्या कर सकते हैं? टेक्नोक्रेट्स तो हैं उनकी कैबिनेट में, लेकिन
व्हाट दे कैन ऑफर मैक्सिमम, आवाम को देने के लिए क्या है उनके पास, क्या रिलीफ है? तो बहुत कुछ है, हमें ये चोरी रोकें, बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है बिजली की पूरे पाकिस्तान में, कुंडा सिस्टम है पूरे इलाका घर में, या वहाँ जहाँ बदमाशों के इलाके हैं वहाँ तो वो कोई घुस ही नहीं सकता बिजली का अमला। तो हम्म। वो पूरी चोरी का जो होती है वो उस इलाके के दूसरे लोगों में, जो शरीफ लोग हैं उनको डाल दिया जाता है। हम्म। तो इस तरह जो है बाप्टा के मुलाजमीन है उनकी हर साल 150 अरब का जो है वो खसारा है। तो इस तरह बड़े जितने भी गवर्नमेंट के अदारे हैं वो भी बिल नहीं देते। तो ये हम्म। सारा बिल आखिर अवाम पे आता है, और अवाम जो चीख रही है बेजा तो नहीं चीख रही, तो उनको इतना बिल कैसे अदा करेंगे, तनख्वाहें नहीं उतनी। बेचारों के एक बल्ब है, दो बल्ब है, एक पंखे है, और इस तरह कोई फ्रिज ठीक है है, यहाँ किसी पे के एक पास, ब्रेक किसी के लेते पास हैं, फ्रिज भी ब्रेक नहीं। के बाद वापस तो आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। बोस्तान साहब, ये अब मैं एक और जाविये से आपसे बात करना चाह रही हूँ। पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 13 करोड़ 6 लाख डॉलर्स कम हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से हमने रोल ओवर्स और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से यूएई, सऊदी अरेबिया से पैसे लेके, चाइना से पैसे लेके इनका थोड़ा वज़न बढ़ाया था, 10 बिलियन डॉलर्स तक लेके गए थे और मज़ीद बढ़ाया था। ये तो कम हो गए हैं, तो ये तो बुरी खबर है। इतनी बुरी खबरें। देखो, 14 बिलियन डॉलर साहब साहब छोड़ के गए थे, और अभी 12 से भी कम हो गए हैं, क्योंकि हम्म। पेमेंटें तो आपने करनी है 6 अरब डॉलर की, अभी और पेमेंटें हैं दिसंबर तक हुकूमत ने करनी है। हम्म। अभी इकोनॉमिक स्पेशल काउंसिल बनाई थी उस वक्त, जब थे पिछले, जब थे हुकूमत थी, तो ऐसे लगता था कि बस आगे आने को कुछ ही दिनों में पैसे आने वाले हैं। हम्म। लेकिन जो ही वो गए तो सारे वो स्टेटमेंटें भी बंद हो गई, उनकी प्रोग्रेस भी बंद हो गई, इजलास भी बंद हो गए, सेमिनार भी बंद हो गए। हम्म। अब पता नहीं उस पर क्या डेट टाक आ गया है। वो सुनाया जा रहा था 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट 2 ममालिक से आएगी, और हमने सेंट्रल क्वेश्चन भी बना दिया, सेक्रेटरीट भी बन गया है, और फौज ने भी अपना स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट भी बना दिए, 3 जनरल और 15 ब्रिगेडियर भी हायर कर दिए हैं, स्क्वाड भी आ गए हैं। 44 लाख जो है वो एकड़ जमीन वो भी एक्वायर कर ली गई है। सारी चीजें बड़ी खुशनुमा थी, लेकिन अल्लाह करें ये इन पे अमल हो और इसको जल्दी अमल हो, ताकि पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकले। अगर फंड नहीं आती तो पाकिस्तान के फिर आगे जो पेमेंट है वो बहुत ज्यादा है, और उसको किस तरह पे किया जाएगा, फिर लेकिन डिफॉल्ट लेकिन के खिलाफ बोस्तान साहब, अभी हॉस्पिटल। सिर्फ जुलाई के महीने में जो 5 बिलियन डॉलर्स आए हैं उनकी यूटिलाइजेशन किस तरह से हुई है? देखो वो जब पहले पेमेंट करनी थी उतनी चली गई है। इस तरह आपका जो है, देखो जून में जो इम्पोर्ट बिल था वो 3 अरब था, जुलाई में 4 अरब, और इस महीने तो लगता है कि 5 अरब से ऊपर चला जाएगा। हम्म। और जो पेमेंट है वो अलग है, जो डेविड फंड जो लोगों को प्रॉफिट था तो फॉरेन इन्वेस्टर का 3 अरब डॉलर वो भी अलाउ कर दिया है। वो जो बाहर की एयरलाइन के पैसे थे वो भी अलाउ कर दिए हैं। तो अब ये सारा प्रेशर आया है, जिसकी वजह से डॉलर का भी रेट बढ़ा है, रिजर्व भी जो है वो भी पैसे उसमें से भी निकल रहे ठीक है, हैं, और ठीक जो है लोन है बोस्तान वो साहब, मेरे भी साथ जा रहे रहिएगा। हैं। हसन बेग साहब भी मेरे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। हसन बेग साहब, स्टेट बैंक का जो ज़खायर है वो 12 करोड़ 40 लाख डॉलर से कम हो गए हैं, इतनी कमी आई है, और 7 अरब 90 लाख करोड़ डॉलर रह चुके हैं। स्टेट बैंक के बयान के मुताबिक कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर भी तकरीबन 50 लाख डॉलर से कम हो गए हैं। 5 बिलियन रुपए रह गए हैं, 5 बिलियन डॉलर्स रह गए हैं। तो ये तो बड़े अलार्मिंग फिगर्स हैं। एकदम से निगरान सेटअप के आने के 2 या 3 हफ्ते के बाद जो कमिटमेंट्स, जो वादे सागदार साहब करके गए थे, वो क्या वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में इनसिक्योरिटी आ गई है, या वो वाकई खोखला सा प्रोग्राम छोड़ के गए थे? मसला क्या है, ज़खायर क्यों नीचे आ गए हैं बैंक्स के भी और ज़र मुबादला के? आज देखें, बात ये है कि बुनियादी तौर पे जब ये आईएमएफ का प्रोग्राम स्टैंड बाई एग्रीमेंट साइन हुआ तो उसकी एक शर्त ये थी कि जो आपने इम्पोर्ट रोकी हुई हैं वो इम्पोर्ट्स को फौरन खोला जाए। अब उसके साथ उन्होंने एक और शर्त भी लगा दी कि भाई आप अपना जो ये एक्सचेंज रेट है इसको आप एक तो फ्लोटिंग रखेंगे, मार्केट के बेस पे रखेंगे, और आपका जो ये डॉलर है उसका और इंटर बैंक का और जो ओपन मार्केट का होगा 1.25% से ज्यादा नहीं होगा। अब इन शराइत के साथ जब ये अरेंजमेंट हुआ तो उसके बाद जाहिर है डॉलर तो अब आए, यानी सऊदी अरब ने दे दिए, यूएई ने दे दिए, रोल ओवर हो गए चाइना से, और यहाँ से 1 बिलियन डॉलर आ गया। अब ये 1 बिलियन डॉलर और ड्यू है। लेकिन हकीकत बात ये है कि जो आपने इम्पोर्ट्स खोली हैं उसके बाद तो यही होना था कि ये कैसे संभल सकता है, आप इस डॉलर को कैसे रोक सकते हैं जब आपने पेमेंट करनी है इम्पोर्ट्स पर। तो उसके बाद तो आपके पास तो रिजल्ट जो है ना वो कम से कम होते जाएंगे। अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में और बड़ा क्राइसिस आने वाला है, और आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान तो फिर डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंच चुका है। ये एक बड़ी नाकिस किस्म की पॉलिसी है। ये जिस तरीके से जब तक आप इकानमी को बेहतर नहीं करेंगे, मईशत को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप
सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट को ठीक लेकिन नहीं लेकिन करेंगे, हसन तब साहब तक ये एलसीज तो खोल दी, लेकिन इसके साथ साथ जाते जाते इसाकजा साहब एक्सपोर्ट्स के लिए क्या करके गए हैं? क्योंकि डॉलर्स तो आपके पास एक्सपोर्ट से ही आने हैं ना नहीं। प्राइमरी। एक्सपोर्ट्स तो मैं आपको बताऊं कि एक्सपोर्ट्स तो और ज्यादा कम हो गई हैं। अभी लास्ट मंथ जो है ना, आपकी एक्सपोर्ट्स जो है ना, पहले कोई आ रही थी, यानी पिछले दौर में हम $2 बिलियन से नीचे आते आते अब तो 1.2 बिलियन पे आप पहुंच गए हैं। रिमिटेंसेस और कम हो गए हैं। देखें, आपके 4 ही सोर्सेज होते हैं जहां से डॉलर आता है। नंबर 1 ये है कि आपके एक्सपोर्ट से डॉलर आ रहा होता है पाकिस्तान में। दूसरा ये है कि लोन से आ रहा होता है। तीसरा ये है कि रिमिटेंसेज आ रहे होते हैं। अब बात ये है क्या इन्वेस्टमेंट से आ रहे होते हैं। यही 4 तरीके हैं ना, पांचवा तो कोई तरीका नहीं है डॉलर पाकिस्तान में यानी किसी भी मुल्क में आने का। अब तो आप ये कह चारों रहे हैं के कि जब तक चारों एक एक्सपोर्ट्स पे करके काम नहीं आप करते और देखें, इसी तरह इंपोर्ट होती रहेगी तो ज़खायर नीचे नीचे ही जाएंगे। बिल्कुल नीचे जाएंगे। और मुझे शक ये है कि आप मैक्सिमम जो डिफॉल्ट से हम बचे हैं वो पहले 6 महीने में डिफॉल्ट हो जाता, आप 2-2.5 साल में हो जाएगा। डिफॉल्ट से आप बच सकते जब तक आप इकोनॉमी बेहतर नहीं करेंगे, जब तक आप अपना पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप इलेक्शन नहीं करवाते, परमानेंट गवर्नमेंट नहीं आती और उसके बाद मीशत के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती। जिस तरीके से ये अभी जो प्लानिंग की जा रही है वो मेरा ख्याल है कि मुझे तो शक है कि इस पे तो इकोनॉमी और बैठ जाएगी। ठीक है हसन बेग साहब, बिजली के बिलों के बारे में बताइएगा कि 2-3 दिन के अंदर बहुत क्रूशल हो गया ये सारा मामला। कल हंगामी इजलास भी है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अपने एक्सपेंडिचर्स कम कर लें, बिजली का बिल भी अपने वही उसी एक्सपेंडिचर्स कम शरायत का करके हिस्सा लोगों है। को कम बिल भेज दें। देखिए, बात यह है कि ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला है। जो आईएमएफ की कंडीशन के तहत आपने गैस के निर्ख के सर्कुलर डेट की वजह से जो है, गर्दिशी कर्जे की वजह से और बढ़ाते जाएंगे और फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट करते जाएंगे। अभी आप एक बिजली के बिल को देखें तो समझ नहीं आती कि वो बिल कैसे बनाया जाता है। उसमें 7 किस्म के तो टैक्सेस लगे हुए हैं। इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट है, फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट पे फिर सेल टैक्स है, और ये इस तरह के इतने सारे टैक्सेस लगा दिए हैं इन्होंने और रोज बरोज ये पारिश यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं। इस तरीके से तो बिजली देखें, बिजली के तो आप कोई सस्ते सोर्सेज वो करते और आप सर्कुलर डेट को जो है वो कंट्रोल करते तो तभी जाके आप इन चीजों को ठीक है कंट्रोल कर हसन बेग सकते थे। साहब, आप मेरे IMF साथ रहिएगा। बोस्तान साहब, आपको याद होगा कि सागदार साहब वो बड़ी एनर्जेटिक तकारीर किया करते थे कि सोलर, जो लोग सोलर इस्तेमाल करेंगे उनके लिए ये रियायत है। तो वो क्यों नहीं अभी पॉलिसी मेकिंग में वाज़ेह नज़र आ रहा और आवाम का रुझान उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहा? आवाम भी अपने आप को बचाए, गवर्नमेंट भी अपने पैसे बचाए, सोलर सिस्टम की तरफ हम क्यों नहीं रिलाय कर पा रहे अब तक? हमारे इम्पोर्टरों को अल्लाह दे दे, इन्होंने हुकूमत ने आते सारी सोलर पे तमाम ड्यूटी फ्री कर दी और उन्होंने उसके बजाय ड्यूटी फ्री ज्यादा सोलर ले गए थे, उन्होंने उसको ओवर इन्वेस्ट कर दिया। यानी $10 की कोई चीज थी उसकी $50 करके ओवर इन्वेस्ट करके सारा पैसा बाहर ले गए। उसमें केस भी चल रहा है। तो हुकूमत ने जो है वो सोलर पे फिर ड्यूटी लगा दी। ये तो उसका नजायज फायदा उठाते हैं। यानी कि ये इसको बड़ी महंगा कर दिया। बदकिस्मती है। इम्पोर्टर माफिया है, जब भी कुछ चीजें ड्यूटी फ्री होती है वो ट्रेड मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर देती है, क्योंकि बाहर का रेट ज्यादा होता है। लेकिन 20-25 कल रुपए का इजलास फर्क के आ बाद क्या होगा? गया। बोस्तान साहब, मुझे एक जुमला बताइएगा फिर मुझे वाइंड अप करना। जी, क्या इतवार को फरमाया आपने? इजलास बुला लिया, हंगामी इजलास है, अवाम क्या सोचे, क्या एक्सपेक्ट करें? देखो, आगामी इजलास है उसको सबसे देखो 17 अरब से खुद खा जाते हैं ब्यूरोक्रेट, और 500 अरब की आपकी बिजली चोरी हो जाती है, 500 अरब की। तो ये एक जो है इसमें इसको किस तरह इसको हम काबू कर सकें? जब चोरी नहीं रोक सकेंगे तो किस तरह आप काबू पाएंगे फिर? जितने भी बाप्टा के मुलाजमीन है या सरकारी अफसर हैं, बड़े बड़े जितने अदारे हैं, वो बिजली का बिल ही नहीं देते, ड्यूटी ठीक उनको है, वैसे बहुत ही फ्री शुक्रिया, आप किए दोनों हुए। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और एक बहुत अहम मौजू के हवाले से आज बात करेंगे, कश्मीर के बारे में बात करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से G20 ममालिक को एक ख़त लिखा गया है जिसमें 6 तंजीमों को इन्वॉल्व किया गया है और 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में इनका एक सरबराही इजलास होगा। और उस ख़त का मतन ये है कि कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हमारे सहाफ़ी भाइयों को उठा लिया गया है, वहाँ पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, प्रेस क्लब को टेक्निकली वहाँ पे ताला पड़ा हुआ है, कोई अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। तो भारत के जो मज़ालिम है इसके हवाले से बात होगी G20 में, लेकिन एक्चुअली हो भी पाएगी या नहीं, ये फोरम कितना यूज़फुल होगा, इस पर तफसील से बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब, डिफेंस एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, ये G20 ममालिक से जो हमारी एक्सपेक्टेशन है और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से ख़त लिखा गया है, इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप?
जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और कई दीगर जो इंसानी हकूक़ की बैनुल अक़वामी और मुस्तनद तंजीमें हैं, उनके हवाले से जो ख़त G20 ममालिक को लिखा गया है, ये एक मुस्बत पेशरफ्त है कश्मीर के हवाले से, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि अब बतदरीज जो आलमी बरादरी है और बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं, वो भारत की जो हकीकत है, मकबूजा कश्मीर के जो हक़ाइक़ हैं और जो सूरत हाल अक़लियतों के साथ भारत में बिलउमूम और कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों के साथ बिलख़ुसूस रवा रखी गई है, वो अब दुनिया के सामने आश्कार हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की भी एक सफारती कामयाबी है कि आलमी इदारे जो हैं वो उनकी तशवीश में भी इज़ाफ़ा हो रहा है और पाकिस्तान का जो कश्मीर के हवाले से जो बैनुल अक़वामी बयानिया है, वो भी अब किसी हद तक अपना असर दिखा रहा है। जी मोहम्मद अली साहब, हमने रिसेंटली देखा कि जब शहबाज शरीफ साहब भी कह के गए कि हम तो अमेरिका को मना ही रहे थे और इसीलिए IMF का जो डील है उसमें भी वक्त लग गया, लेकिन अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ओवरऑल इंटरनेशनली हालात साजगार हो चुके हैं। अनवरुल्लाह काकर साहब जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि अमेरिका के साथ तामीरी ताल्लुकात हैं मगर ज़रूरी नहीं कि हर मामले पर इत्तफाक हो। इस स्टांस के साथ इस कॉन्टेक्स्ट में कश्मीर इशू, हाउ डू यू सी दैट? जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है, वो बदलते हुए आलमी हालात के एतबार से उसमें ज़्यादा मैच्योरिटी आ रही है और हम ग्रेजुअली मल्टीलैटरलिज़्म और अलायंस सिस्टम पे इन्हिसार करने के बजाय हम अपनी सफारतकारी में बायलैटरलिज़्म को ज़्यादा अहमियत और तरजीह देते हुए नज़र आते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारा जो 75 साल का तजुर्बा है बैनुल अक़वामी बरादरी से डील करने का, उसमें हमें इस बात का इदराक है कि बड़ी ताकतों के साथ जो अलायंस सिस्टम होता है, उसमें बाज़ दफ़ा आपको एड तो मिलती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बाज़ दफ़ा महंगी अदा करना पड़ती है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के आलमी निज़ाम में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, आप देखें जिस तरह चीन का इमरजेंस है, रशिया का रिसर्जेंस है, अरब ममालिक भी अब आप देखें रूस, चीन, अमेरिका उनके दरमियान अपने ताल्लुकात को बैलेंस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी इन बदलते हुए हालात के मुताबिक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रही है जिसमें हम सिर्फ बड़ी ताकतों पे इन्हिसार ना करें, बल्कि बतदरीज अपनी एक्सपोर्ट मार्केट्स भी तलाश करें। कश्मीर के मामले को सिर्फ बड़ी ताकतों ही तक नहीं बल्कि डेवलपिंग वर्ल्ड के फोरम्स पे भी उठाएं और अपनी जो बायलैटरली अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस को डील करने के लिए उनको भी उनमें भी इजाफा हो और साथ ही साथ हम ग्रेजुअली इस मैच्योरिटी और दानिशमंदी की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारे दाखिली जो माशी मसाइल हैं उनका बुनियादी हल जो है वो हमारी अफरादी कुव्वत को इस हद तक स्किलफुल बनाने में है कि हम अपने दाखिली ज़रई या मादनियाती जो ज़खायर हैं उनको हम वेल्थ में कन्वर्ट कर सकें, एक्सपोर्ट्स में को बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकें और अपनी कौम का म्यार ज़िंदगी बुलंद करने में इस्तेमाल कर सकें। जी सईद मोहम्मद अली साहब, ये भारत का वो भी इन्हीं तरजीहात की नुमाइंदगी और तर्जुमानी कर रही है। जी, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $600 बिलियन हैं और पाकिस्तान के मजीद $15 बिलियन कम हो गए हैं, आज 13-15 बिलियन डॉलर्स। तो ये वो डिफरेंस है जिसको आप इस वक्त एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड भारत में इलेक्शन ईयर में वो कितना फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा, आप क्या एक्सपेक्ट करें? क्योंकि उनका तो इलेक्शनरिंग का एजेंडा ही एंटायर पाकिस्तान होता है, उनको वही सूट करता है और उसके बाद वो याद भी नहीं रखते अपनी पॉलिसीज़ में पाकिस्तान को। तो ये आपके जहन में है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से, तो आप कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करें, लेकिन भारत कैसे रिस्पॉन्ड करेगा जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया था बिलावल साहब को, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी कौमी सलामती के हवाले से सबसे बड़ी जो तरजीह है वो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, वो हमारी इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करना है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को फैसला कुन अंदाज में अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। तो इससे आपको नजर आ रहा है कि हमारे ज्यादा बड़ी और इमीडिएट जो चैलेंजेस हैं वो दाखिली हैं। जहां तक एक्सटर्नल चैलेंजेस का ताल्लुक है वो तो हैं, लेकिन थैंकफुली जिस तरह कि आप जानती हैं कि हमारा बड़ा क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस है और हमारी जो दफाई अफवाज हैं फजाई, बर्री और बहरी, वो हर वक्त मुस्तैद
और जदीद तरीन असलहे से लैस हैं और इंतहाई मोटिवेटेड हैं, और हमारे दुश्मन इस बात को जानते हैं। अलबत्ता आप इस बात को भी जानती हैं कि इलेक्शन ईयर में बाज़ औक़ात जो भारतीय इंतहा पसंद जमात है वो कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत करने की कोशिश करती है जिसके जरिए वो अपनी बैड गवर्नेंस से अपने वोटर्स की तवज्जो हटा के पाकिस्तान को या मुसलमानों को या कश्मीरियों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराती है और दहशतगर्दी का फेक बयानिया मुरतब करके जस्टिफाई करने की कोशिश करती है और नफरत पर मबनी सियासत के जरिए वो वोट हासिल करने की कोशिश करती है। तो मैं समझता हूँ हमारी जो फौजी तस्वीराती और सियासी क़यादत है उसको इस एहतमाल का एहसास है। इसी वजह से हमारी अफवाज जो हैं वो हर वक्त जो चाको चौबंद भी हैं, मुस्तैद भी हैं, और इस किस्म की कोई भी अगर हरकत होती है तो आप यकीन कीजिए हमारी फौज स्विफ्ट रिटॉर्ट के मुकाबले में पहले से ज्यादा मजबूत और दंदान शिकन जवाब देने की सईद मोहम्मद अली साहब, लेकिन जो जर्नलिस्ट इस वक्त भारतीयों की जो जर्नलिस्ट मकबूजा कश्मीर में भारतीयों की हिरासत में है, उनके लिए आप क्या रिलीफ एक्सपेक्ट करें? आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से तो फ्लेक्सिबिलिटी शो हुई है, लेकिन जो बेचारे उस वक्त कैद में हैं उनके लिए कोई इमीडिएट रिलीफ होगा इन ऑर्गेनाइजेशन? बहुत अहम सवाल है, क्योंकि देखिए ये खत जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से लिखा गया है, ये भारत को नहीं बल्कि G20 के सरबराहों को लिखा गया है, जो कि एक समिट में हाल ही में भारत में जाने वाले हैं। तो देखिए इंटरनेशनल मीडिया जो है वो G20 ममालिक का भी जो बैनुल अक़वामी मीडिया है वो भी भारत के इंतहा पसंदी और तंग नजरी का शिकार है। तो उनको भी भारत के अंदर बिल उमूम और मकबूजा कश्मीर में बिलखुसूस जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो तो उनको भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये खत इम्पोर्टेंट है लेकिन काफी नहीं है। इसको मजीद इसको रीइंफोर्स करने की जरूरत है उन सिफारती कोशिशों के जरिए जिसके नजरिए हमारे जो इन G20 ममालिक में सुफरा और सफारतकार हैं वो भी मैं उम्मीद करता हूं कि वो रीइंफोर्स करेंगे इस खत को और बायलैटरली दो तरफा सतह पे वो उठाएंगे अपने काउंटर पार्ट्स, उनकी सियासी क़यादत, उनके फॉरेन ऑफिस और उनके कांग्रेसमैन के साथ कि देखें आपके मीडिया के साथ भी कश्मीर मकबूजा कश्मीर में और भारत में जो सलूक हो रहा है वो आपके लिए भी, आपके शहरियों के लिए भी, आपके राइट ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के लिए भी एक खतरा है। तो आपको इस हवाले से अपने मीडिया और अपने जर्नलिस्ट और अपने शहरियों की जिंदगी, जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ये मामलात G20 समिट में अपनी लीडरशिप को मजबूर करना चाहिए कि वो भी भारतीय काउंटर पार्ट से अपनी मीटिंग में उठाएं। और तीसरा पहलू जो है वो सिर्फ सरकारी सतह नहीं है जनाब, वो मैं समझता हूं जो पाकिस्तानी और कश्मीरी G20 ममालिक में मुकीम हैं उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इंफरादी सतह पे भी अपने जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स और नुमाइंदे हैं उनको जो मकबूजा कश्मीर के हालात हैं और भारतीय जो तंग नजरी है माइनॉरिटीज की तरफ भारत के अंदर उसे रूशनास कराएं, हकायक बताएं, ताकि उनकी जो दो तरफा पॉलिसी भारत के हवाले से है वो भी हकीकत पर मबनी हो और उसमें ह्यूमन राइट्स के फैक्टर को इग्नोर ना किया जाए। और आपको लगता है कि पाकिस्तान अब लॉफेयर की जंग में भी बहुत कामयाबी से आगे बढ़ा? इज दिस व्हाट यू मेंट? देखिए आजकल जो तस्वीराती टर्म यूज होती है जो मौजूदा हालात को बेहतर एक्सप्लेन करती है वो हाइब्रिड वॉरफेयर है। हाइब्रिड वॉरफेयर से बुनियादी मुराद ये है कि आपका दुश्मन आपकी ताकत के हर शोबे और मंबे पर मुख्तलिफ अंदाज में हमला आवर है, चाहे वो नफ्सियाती हो, चाहे सियासी हो, चाहे कानूनी हो, चाहे सफारती हो, चाहे माशी हो, चाहे माशरती और इवन तमद्दुन के लेवल पे भी आता है। तो आपको भी हर महाज पे ना सिर्फ ये कि अपना दिफा करना है बल्कि भारत की जो दोगली और हकीकत है जिसमें वो दुनिया को एक और चेहरा दिखाता है और दाखिली हकीकत और है, उसको आप जैसे एंकर्स के जरिए, मीडिया के जरिए, थिंक टैंक्स के जरिए हमें दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहिए ताकि दुनिया भारत का हकीकत पसंदाना चेहरा देखे। बहुत शुक्रिया सईद मोहम्मद अली साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।